साथियों, एक ज़बरदस्त न्यूज़ आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इस न्यूज़ को साझा करने से पहले ही बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा टेक्निकल न्यूज़ है और इस न्यूज़ को समझने के लिए दिमाग में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रखना, कुछ टेक्निकल चीज़ें आ सकती हैं जिन्हें स्वीकार करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और ये सेंटर स्टेट रिलेशन का, जो कि यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी का बेहतरीन मतलब पोर्शन है, जिससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका बहुत ही अल्टीमेट डिसीजन होने वाला है। ये मतलब एक ऐसी घटना आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद, जिसकी पूरी प्रक्रिया जानने के बाद आपको भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यशैली है उसे समझने में मदद मिलेगी और भी बहुत सी चीजें आपको तथ्यात्मक रूप से पता चलेंगी। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे अजीबोगरीब केस की, जिस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि यह टाइपिंग मिस्टेक थी, जिस टाइपिंग मिस्टेक के चलते इतने करोड़ों का नुकसान हो गया। एक टाइपिंग मिस्टेक थी जिसके चलते केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। एक टाइपिंग मिस्टेक थी कि रॉयल्टी टैक्स है या सेस ऑन रॉयल्टी टैक्स है, यानी कि एक लाइन है कि रॉयल्टी इज ए टैक्स और सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स। तो बोले टाइपिस्ट ने जो सेस ऑन लिखा हुआ है, यानी कि रॉयल्टी पर जो उपकर है वो एक टैक्स है, ये लिखना शायद भूल गई होगी। ये जानकारी फिलहाल के लिए निकल कर आ रही है। आज के सेशन की हेडलाइन है कि रॉयल्टी टैक्स नहीं होती है। अब ये बात समझने के लिए आपको विस्तार से रॉयल्टी क्या होती है, टैक्सेशन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच क्या होती है, ये कितना ऐतिहासिक फैसला है कि 9 जजेस की बेंच को इस फैसले को लेना पड़ा, उसमें भी 8-1 के बहुमत से ये फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला जो कि 7 जजेस की बेंच का लिया हुआ था वो पलट दिया। 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो 7 जजेस की बेंच के थे और एक 5 जजेस की बेंच का था, दोनों फैसले यहां पर पलटे गए और पलटने के बाद में एक नया फैसला आया। इसका मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर संवैधानिक बेंच बैठती है तो वह पुराने फैसले तभी पलट सकती है जब उससे बड़ी बेंच बैठे, और यह बेंच बैठने में काफी टाइम लग गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला 2011 से पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ले आओ उस मामले को, उसकी भी संवैधानिकता ट्राई कर लेते हैं, और तब जाकर उसकी संवैधानिकता ट्राई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में बहुत सारा, मतलब एक तरह से समझिए कि बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आएगा। किन मामलों में लेकर आएगा? तो आंसर है माइंस एंड मिनरल्स के मामले में। कैसे लेकर आएगा? तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए यहां पर हेडलाइन है रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। अब ये लाइन जब मैं आपको बोलता हूं कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, तो पहला सवाल ये बनता है, सर रॉयल्टी होती क्या है और किस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये बताइए। बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, केंद्र सरकार को बड़ा झटका है और यहां रॉयल्टी बात हो रही है खनिजों पर लगने वाली। अब ये होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं। उनमें से 8-1 के बहुमत से फैसला और उनमें से केवल एक जस्टिस बीवी नागरत्ना, उनका यह कहना कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सबने ये माना कि साहब 1989 में जो खनिजों पर फैसला आया था वो गलत था। इसका मतलब 1989 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें रॉयल्टी को कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था वो गलत था। तो अब आपके दिमाग में सवाल बनने लगेगा, ऐसा क्या फैसला था, क्या हो गया था, और बीवी नागरत्ना का असले में पॉइंट क्या है, वो क्या चाहती हैं कहना, सारी बातें आपको समझाते हैं। तो देखिए क्या है कहानी, थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में चलते हैं। हमारे देश में बहुत सारे माइंस और मिनरल्स पाए जाते हैं। माइंस और मिनरल्स खनिज और खदान के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कहीं कोयला पाया जा रहा है, कहीं एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, कहीं लोहा पाया जा रहा है, कहीं पर गोल्ड, कहीं पर सिल्वर, कहीं यूरेनियम, इस तरह की माइंस, यानी कि जमीन में से खदान खोद करके सामान निकाला जा रहा है। और डन है ये बात। अच्छा, अब जब खनिज खोद के निकाले जा रहे हैं, जिन्हें आप मिनरल्स कह रहे हैं, ये निकल कहाँ रहे हैं? पूरे देश में निकल रहे हैं। पूरे देश के अंदर 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, कहीं ना कहीं से निकल रहे होंगे। राज्य सरकारें क्या करती हैं कि उनके यहां से जो भी माइंस और मिनरल्स निकाले जाते हैं उन पर टैक्स वसूलती हैं। अब यही सारी कहानी है, टैक्स वसूलती हैं। बस यही शब्द 1989 के पॉइंट को आज सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है। रॉयल्टी टैक्स नहीं है, राज्य सरकारें रॉयल्टी वसूलती हैं। अब यह कहानी क्या है, अब उसको समझते हैं। तो कुछ इस तरह से समझिए कि भारत के विभिन्न राज्यों में जितने भी माइंस और मिनरल्स की खदानें हैं, खाने हैं, उनसे जब खनिज को निकाला जाता है तो खनिज को निकालने के बाद
राज्य सरकार कहती है, मान लीजिए मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान जैसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं, जू ऑफ मिनरल्स कहते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ इतने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जब खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हम खनिजों का एक्सट्रैक्शन करते हैं। राज्य सरकार कहती है कि इतने खनिज निकाल लिए, तो भाई खनिज निकालने वालों, मेरा माल ले जा रहे हो, हमारे राज्य का माल ले जा रहे हो, तो कम से कम पैसे तो दे के जाओ। तो ये होती है रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी कहां से गवर्न होती है, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1957 में। बड़ा सवाल बना, 1957 में ही क्यों लाया गया, ऐसी क्या विषय वस्तु थी? अब इसके बारे में बताता हूं। देखिए, इसको ऐसे समझिए भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 तरह के विषय लिखे हुए हैं, केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। केंद्रीय सूची के विषय वो हैं जिन विषयों पर अगर कोई भी कानून बनाना हो तो वो केंद्र सरकार ही बना सकती है, यूनियन लिस्ट के विषय। ऐसे ही राज्य सूची के विषय, जिन विषयों के ऊपर अगर कानून बनाना हो तो केवल राज्य सरकार बना सकती है। और तीसरा है समवर्ती सूची के विषय, यानी अगर उन पर कानून बनाना है तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। दोनों में से अगर केंद्र ने कानून बना दिया तो वो सुपरसेड कर जाएगा। आसान भाषा में केवल इतना है। अब ये जो कानून बना हुआ आपके सामने दिख रहा है, 28 दिसंबर 1957 का कानून, जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट है, ये क्यों लाया गया? क्योंकि हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर, मैं आपको एक बार यूनियन लिस्ट दिखा दूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं। हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर ये एक कानून, ये एक विषय है। क्या विषय है, जरा इधर देखिए। ये 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल की व्याख्या है। 7th शेड्यूल के अंदर 54वें नंबर की एंट्री है, 54th नंबर की एंट्री है कि रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट टू द एक्सटेंट टू विच सच रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। आसान भाषा में सार इतना है कि रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स का जो पावर है वो केंद्र के पास में है और वो इसके लिए कानून बना सकती है जिस विषय में वो राज्य के हित में उन्हें समझे। तो रेगुलेशन को ध्यान में रख करके ही ये वाला कानून लाया गया था। कौन सा कानून लाया गया था भाई? माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। इसमें शब्द क्या डाला गया है? रेगुलेशन एक्ट। क्यों लाया गया? क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर केंद्रीय सूची में 54वें नंबर की एंट्री पर लिखा हुआ है कि यह विषय केंद्रीय सूची में आता है। ठीक है साहब, लेकिन जब आप ये लाइन पढ़ते हैं कि यह विषय केंद्रीय सूची में आता है तो एक विषय और पढ़ लीजिए पैरेलली। मैं थोड़ा सा पेजेस को आगे पीछे कर रहा हूं, उसके लिए असुविधा के लिए खेद है। स्टेट लिस्ट में भी कुछ विषय लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, जरा इधर देखिए। रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लिस्ट 1। लिस्ट 1 बोले तो ये लिस्ट 1 विद रेस्पेक्ट टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन, मतलब कि हम इनके कानूनों को मान लेंगे। ठीक है। लैंड रेवेन्यू, यहां पर याद रखिए, including the assessment and collection of revenue, the maintenance of land record, survey for land purpose, revenue purpose, and record of right and alienation of revenue। 49th और 50 जिसको बहुत ज्यादा इस समय आधार बनाया गया है और वो है taxes on land and building, number 1, taxes on mineral right subject to any limitation imposed by parliament by law relating to the mineral development। लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट। तो टैक्सेस ऑन मिनरल और टैक्सेस ऑन लैंड, यहां पर 2 पॉइंट निकल कर आते हैं, टैक्सेस ऑन लैंड और दूसरा पॉइंट निकल कर आता है टैक्सेस ऑन मिनरल, लेकिन कंडीशनल लिख करके आता है। और कंडीशनल क्या लिख कर आता है कि लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट, कि संसद के द्वारा लिमिटेशन इम्पोज की गई हो उतना टैक्स। अब यहां पर खेल समझिए, केंद्र सरकार ने ये जो 54 नंबर एंट्री है लिस्ट नंबर 1 की, इसको ध्यान में रखते हुए माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट MMDRA 1957 निकाल दिया और मिनरल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनियों से कहा कि आप जब पूरे भारत में से कहीं से भी मिनरल निकालें तो आप उस मिनरल को निकालने की रॉयल्टी उस राज्य को देंगे। यह पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से आदेशित कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाद विवाद है ये। आप उसमें से रॉयल्टी राज्य सरकार को पे करेंगे। क्या पे करेंगे? रॉयल्टी। अब बवाल यह बना कि यह रॉयल्टी है क्या। अब 1957 में रॉयल्टी शब्द तो आ गया, रॉयल्टी होती क्या है?
मैं आपको व्यवहारिक रूप से समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझा वो भी समझाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में इसे टैक्स कहा कि रॉयल्टी एक टैक्स है, रॉयल्टी इज ए टैक्स। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1989 में यह बात 7 जजेस की बेंच के माध्यम से कही गई थी। क्यों कही गई थी वो भी समझाऊंगा फिलहाल के लिए, लेकिन रॉयल्टी का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। देखो, अगर मैंने कोई किताब लिखी किसी पब्लिकेशन के साथ कि भाई साहब ये मैंने किताब लिखी, मेरा इंटेलेक्चुअल राइट है, आप इस किताब को बेचें, किताब को बेचें। अब उस किताब को बेचने से जो पैसा आप कमाएं उसमें से मेरे हिस्से की रॉयल्टी मुझे देते जाइए। मतलब ये एक प्रकार का वो धनराशि है जो मेरे काम के लिए, क्योंकि आप उस काम से लाभ कमा रहे हैं, तो उस काम में से कुछ पैसा मुझे भी एक प्रकार से प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में देते रहें। लेकिन ये सिद्धांतिक रूप से हो कि हम इस तरह से इतना पैसा आपको हर बार देंगे, ठीक है। रॉयल्टी क्या केवल और केवल सरकार को दी जाती है? नहीं, प्राइवेट आदमी को भी दी जा सकती है। प्राइवेट आदमी को, जैसे कि मुझे मेरी किताब के लिए रॉयल्टी मिले, किसी म्यूजिक कंपोजर को उसके काम के लिए, म्यूजिक के लिए रॉयल्टी मिले, यानी कि रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट आदमी को भी किया जा सकता है। लेकिन यही मामला सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में, अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मामला क्या फंसा, तो कहानी कैसे फंसी। तो यहां पर रॉयल्टी की बात आ गई 1957 में। माइंस में से पैसा निकालना शुरू किया लोगों ने, मतलब खोदना शुरू किया, रॉयल्टी राज्य सरकारों को देना शुरू किया। खेल बदला तमिलनाडु सरकार ने। कैसे बदला? हुआ क्या कि तमिलनाडु सरकार ने अपने यहां की एक इंडिया सीमेंट नाम की कंपनी हुआ करती थी, उस इंडिया सीमेंट नाम की कंपनी से कहा कि आप लोग अपने द्वारा जो सीमेंट के लिए यहां से माइंस में से खदानें खोद रहे हैं उन पर हमें रॉयल्टी के अलावा सेस भी दें। अब ये सेस क्या होता है? असल में सेस है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि कोई टैक्स लगा हुआ है उस पर कोई टैक्स लगा दिया गया, कर के ऊपर लगा हुआ कर, जिसे उपकर कहते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, किसी विशेष प्रयोजन से लगता है। ये मान लीजिए कि आप एजुकेशन सेस ले रहे हैं, काउ सेस ले रहे हैं, सफाई सेस ले रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है साहब। तो तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड से कहा कि यदि आप हमें 1 रुपया रॉयल्टी देते हैं ना, तो उस 1 रुपया रॉयल्टी पर 45 पैसा हमें सेस भी उपलब्ध कराइए। सेस बोले तो उपकर उपलब्ध कराइए। इंडिया सीमेंट वाले इस मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट गए। मद्रास हाईकोर्ट में जाकर बात बताई कि सर पहले तो ये टैक्स ले ही रहे हैं, अब उस टैक्स पर भी टैक्स ले रहे हैं, जबकि MMDRA यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें केवल रॉयल्टी ले सकती हैं। सर ये सेस किस आधार पर ले रहे हैं? मद्रास हाईकोर्ट से यह मामला निकला और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1963 का यह मामला निकलते निकलते सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा कि क्या राज्य सरकारें सेस ले सकती हैं, तो यह मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बात को चैलेंज होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस छिड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि सर एक बात बताइए, जब ऑलरेडी संविधान की सूची के अंदर जो 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल के अंदर यह बात स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है? कि ये जो उपकर लगे हुए हैं, ये उपकर मतलब एंट्री नंबर 49 और एंट्री नंबर जो 50 है, उसमें यह स्पष्ट रूप से प्रावधान मेंशन्ड है कि राज्य सरकारें भी लैंड रेवेन्यू पर टैक्स लगा सकती हैं। तो जब राज्य सरकारें टैक्स लगा सकती हैं लैंड रेवेन्यू पर, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर आप कह रहे हो कि नहीं केंद्रीय सूची से ही टैक्स लग सकता है, कर लग सकता है, तो फिर हमको यह लाइन देने की जरूरत ही क्या थी? हमें देते ही नहीं ये वाली लाइन लिख करके। ये आर्ग्यूमेंट भी क्वाइट कंसीडरेबल है कि जहां एक तरफ तो आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार के द्वारा MMDRA एक्ट लगाकर रॉयल्टी ले जा सकती है, तो फिर राज्य सरकार को भी तो आपने पावर दी है ना, क्योंकि यह पावर कंकरेंट सूची में तो है नहीं कि अगर केंद्र ने बना दिया तो राज्य कानून नहीं बना सकता। हमारी एंट्री नंबर 49 और 50 का क्या हुआ? हालांकि तमिलनाडु सरकार की एक ना सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट में यह बहस चलती रही, चलते चलते राज्य सूची के जो विषय हैं इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फाइनली इस मामले के ऊपर 1989 में 7 जजेस की बेंच ने कहा कि देखो इंडिया सीमेंट के पक्ष में ही हम फैसला देंगे, और उस फैसले के पीछे जो एंट्री नंबर 54 है, जिसमें कहा गया है कि खान और खनिजों का विनियमन केंद्र सरकार का अधिकार है, उसके तहत आप लोगों को केवल रॉयल्टी एकत्रित करने का अधिकार है, आप उस पर कोई भी सेस नहीं लगा सकते, यानी कि कोई और टैक्स नहीं लगा सकते।
1989 का ये फैसला समझ लो कि माइंस और मिनरल्स वालों के लिए एकदम गोल्डन चांस था कि भाई बच गए, खूब सारा पैसा बच गया, राज्य सरकारें केवल एक फिक्स अमाउंट लेंगी और पूरे देश में एक समान लेंगी, इसके अलावा हमसे कुछ नहीं ले सकती। कोई बात नहीं साहब, ये भी हो गया। अदालत ने आगे कहा कि हमारी राय है कि रॉयल्टी एक कर है और रॉयल्टी पर होने के कारण रॉयल्टी पर उपकर राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है, ऐसी स्थिति में हम इसको कवर नहीं करते। साहब उठा दिया सेक्शन 9, उठा करके कहा कि उसमें साफ लिखा है कि राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बेचारे राज्य भी कहां चुप रहने वाले थे। बहुत सारे राज्यों में रॉयल्टी तो मिल रही थी, लेकिन राज्य सरकारें अपने उस कानून की प्रविष्टि नंबर 49 और 50 को पढ़ रहे थे बार बार, जिसमें कि स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि साहब हम भी लैंड पर तो टैक्स लगा सकते हैं। देखो दो चीजें हैं यहां पर, माइंस में से खनिज निकला, इसकी तो रॉयल्टी मिली, लेकिन वो जमीन का पूरा उपयोग किया, उस जमीन के उपयोग पर भी तो टैक्स लगता है। अब आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ? इसको ऐसे समझिए कि आपने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाने का आपने लैंड यूज किया तो उसका लैंड यूज टैक्स दिया, लेकिन उस फैक्ट्री से कोई माल प्रोड्यूस किया उस पर जो टैक्स दिया, वो चाहे एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, प्रोडक्शन कर हो सकते हैं, वो आपने उस पर अलग से दिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं वो टैक्स देता हूं तो मैं लैंड टैक्स नहीं दूंगा। आसान भाषा में ऐसे समझिए, राज्य सरकारें बेचारी जा जाकर के इस बारे में शिकायतें करने लगी सुप्रीम कोर्ट में। फिर एक मामला पहुंचा वर्ष 2004 में पश्चिम बंगाल बनाम केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड का मामला पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करते हुए 5 जजेस की बेंच ने यह फैसला दिया कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है। अब ध्यान से सुनना, 1989 में क्या कहा गया था? 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रॉयल्टी एक टैक्स है, रॉयल्टी इज ए टैक्स। 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच क्या कह रही है? रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। अब किसकी बात सही माने? सुप्रीम कोर्ट में नियम होता है जिसमें कि जितनी बड़ी बेंच का फैसला होगा वो मान्य होगा। अगर 7 जजेस की बेंच का फैसला है तो वो मानना पड़ेगा, 5 जजेस की बेंच का फैसला पट गया। लेकिन यह ताकत मिल गई राज्य सरकारों को कि उन्हें यह सिद्ध करने में मौका मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में माना है कि रॉयल्टी टैक्स नहीं होती, क्योंकि यह प्राइवेट लोगों को भी दी जाती है। भाई मैं बोल रहा हूं कि मुझे मेरी किताब की रॉयल्टी मिल रही है, किसी म्यूजिशियन को, किसी कंपोजर को उसके काम की रॉयल्टी मिल रही है, तो रॉयल्टी तो अपने आप में एक बड़ी चीज है ना। और शीर्ष अदालत ने उस समय एक लाइन बोली 2004 में कि रॉयल्टी एक कर है, यह टाइपिंग एरर है। असल में बोला यह गया होगा, मतलब प्रिडिक्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट 2004 में 1989 की कंडीशन को कि सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स। आप इस बात को समझिए भाई, यहीं पर सारा खेला हो रहा है। अगर आप इस लाइन को समझेंगे तभी जाकर के इसका आनंद लेंगे। दोबारा सुनिए, 1989 का फैसला, 2004 का फैसला। 1989 का फैसला 7 जजेस का है और 2004 का फैसला 5 जजेस का है। 7 जजेस का फैसला क्या है कि रॉयल्टी इज ए टैक्स, रॉयल्टी इज ए टैक्स। यह फैसला है 1989 का 7 जजेस की बेंच का। 2004 में 5 जजेस की बेंच कह रही है कि यह जो लाइन लिखी गई है ना, रॉयल्टी इज ए टैक्स, यह टाइपिंग एरर है। लिखा क्या गया होगा? असल में लिखा गया होगा सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स। बोले लिखा यह गया होगा। अब आप अगर यह बात समझ पा रहे हैं तो बताइए, सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स असल मायने में यह कहना चाह रही होगी, यह 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच 1989 में क्या हुआ होगा यह प्रेडिक्ट कर रही है कि साहब ऐसा हुआ होगा। कहना यह चाह रहे होंगे कि सेस टैक्स है ना कि रॉयल्टी टैक्स है। बोले यह टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन करें क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नियम होता है कि जितनी बड़ी बेंच है, मतलब अगर 9 जजेस की बेंच है, 7 जजेस की बेंच है, 5 जजेस की बेंच है, तो फैसला जितनी बड़ी बेंच है उसका माना जाएगा, उससे नीचे वाली बेंचों का फैसला माना नहीं जाएगा। तो अब क्या करें? तो बोले यार ये 9 जजेस की बेंच का फैसला मानने योग्य होगा, 7 जजेस की बेंच का फैसला मानने योग्य होगा, तो यहां पर जीत गया 1989 का मामला। लेकिन ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर लाए गए
कि सर आप खुद ही कंफ्यूज हैं, 5 जजेस की बेंच बाद में कह रही है कि ऐसा होगा, तो पहले तो आप लोगों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था कि आप 2004 में 5 जजेस की बेंच बना देते 9 जजेस की बेंच। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पहुंचा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में जब यह मामला दोबारा लाया गया कि सर कम से कम इस बात पर ध्यान दो कि कहीं ऐसा कुछ है, आपके कुछ जजेस ऐसा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तैयार हुई 2011 में कि चिंता मत करो, इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे। यह सुनवाई पूरी हुई 2024 में। इस साल यह सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होकर के ये जो 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था, यही फैसला बरकरार रखा है। कितने जजेस की बेंच है इस बार? इस बार 9 जजेस की बेंच है और 9 जजेस की बेंच क्या कह रही है 8-1 के फैसले से कि सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स और रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। बात आई बात समझ में? और ऐसी स्थिति में रॉयल्टी मिलती है तो मिलती रहे, राज्य उस पर सेस लगा सकता है। यह इस बार का फैसला है। अर्थात अगर राज्य सरकारें चाहें तो उसके ऊपर टैक्स लगा सकती हैं। अर्थात रॉयल्टी मिनरल पर मिल रहा था, जमीन के ऊपर जो मिलने वाला लाभ है, जो लैंड यूज है, उस लैंड यूज पर राज्य सरकारें कर लगा सकती हैं और उस कर से पैसा कमा सकती हैं। सोचकर देखिए राज्यों के लिए यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब दिमाग में सवाल बना, राज्यों के उपलब्धि है लेकिन इसका मीनिंग समझाइए सर। हमने कहा देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। आज के फैसले में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि रॉयल्टी इज ए टैक्स की जगह सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स, जिसको हम ये कह सकते हैं कि रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, इज नॉट ए टैक्स। एक लाइन तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर दूसरी कंक्लूजन है कि सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स, रॉयल्टी इज ए टैक्स। ये दूसरी लाइन हम कह सकते हैं। ये 2 लाइन तो समझ में आ गई। इसके मायने क्या निकलते हैं, मतलब इसको हम रीड कैसे करें, फीलिंग कैसे लें इस बात की? फीलिंग ये लीजिए, आने वाले समय में क्या होगा कि राज्य सरकारें सेस भी वसूलेंगी और रॉयल्टी भी वसूलेंगी। ये दोनों चीजें वसूलेंगी। अब इसका मतलब अगर मान लीजिए कहीं से कहीं पर मान लीजिए आयरन निकल रहा था किसी राज्य में, तो अभी तक तो आयरन निकालने वाली जो कंपनी थी वो अपने लेवल पर केवल रॉयल्टी देती थी। किसके तहत? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत। वो तो अभी तक रॉयल्टी देती थी, लेकिन अब उसे सेस भी देना होगा। सेस मैं कह रहा हूं कि अगर चिन्नू सा भी हुआ तो खर्चा तो कंपनी का बढ़ेगा, यानी माइंस वालों का खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? जिन्होंने माइंस लीज पर ली हुई हैं उनको खर्चा पड़ेगा कि नहीं? खर्चा पड़ेगा। भले ही राज्य की कमाई बढ़ेगी लेकिन खर्चा बढ़ेगा, नंबर 1। अच्छा, सेस से खर्चा बढ़ेगा। ये लीजिए खर्चा बढ़ गया। किसका खर्चा बढ़ गया? कंपनी का खर्चा बढ़ गया। बोले सर आपको बड़ी सहानुभूति हो रही है कंपनी से। अजी नहीं साहब, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, अब उसे सुनिए। खर्चा बढ़ा तो इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रोडक्ट जो आयरन अभी मान लो 100 रुपए किलो आ रहा था, 20 रुपए किलो आ रहा था, जितने भी किलो आ रहा था, टैक्स बढ़ने से हो सकता है वो 125 रुपए किलो हो जाए। 125 रुपए किलो हो जाए। इससे ओवरऑल स्तर पर अगर आप देखोगे तो माइंस और मिनरल्स महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब महंगाई बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 1, जो इस फैसले के प्रभाव देखिए कितने दूर तक जाते हैं। नंबर दूसरा, हर राज्य सरकार अपने हिसाब से उपकर लगाएगी, सेस लगाएगी। हो सकता है कोई राज्य सरकार यह कह रही है कि साहब मेरे यहां के कोयले पर मैं 1% सेस लगाऊंगी, कोई कह रहा है मैं 5% क्योंकि मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है। और अगर ऐसा हुआ तो कोयले के दाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाएंगे। और ऐसा हुआ तो एक राज्य का कोयला कम बिकेगा और एक का ज्यादा बिकेगा। ऐसा हुआ तो राज्यों के बीच के अंदर खाई बढ़ जाएगी। माल पूरे देश में यूनिफॉर्मली कहीं खर्च नहीं होगा, सब लोग अपनी मर्जी से खर्चा करेंगे। जैसे आज पेट्रोल और डीजल पर होता है, पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारों के द्वारा अपने लेवल पर वैट लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें अपना लगाती हैं तो हमारे राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ता है। जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं वो हरियाणा से पेट्रोल डीजल भरा के आते हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर कहीं पर भी पेट्रोल पंप चल ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि पड़ोसी लोग गाड़ी उठाते हैं, हरियाणा से भराते हैं और अंदर चले आते हैं। सब राज्यों को पता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स नहीं है। तो सोचो माइंस एंड मिनरल्स के केस में ऐसा हुआ तो क्या होगा? तीसरी बड़ी बात, ये तो हुआ राज्य सरकारों के बीच की लड़ाई, जिसकी वजह से तीसरा जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आता है वो क्या है? अगर सेस बढ़ा
तो भारत की जो माइन मिनरल्स थे जो दुनिया भर में बेचे जाते थे, जैसे हमारे यहां से आयरन ओर को निकालकर जापान एक्सपोर्ट किया जाता है, अब जापान को हमारा सेस बढ़ने पर यह माल महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो वो हमसे क्यों लेगा? क्या वो दूसरे देश को ना तलाश लेगा उतने ही दाम में? और अगर ऐसा होता है तो भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट घटेगा या बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि हम लोग तो अब अपने वैल्यू को बढ़ाने वाले हैं, यानी कीमत बढ़ाने वाले हैं। कीमत बढ़ाएंगे तो इसका नुकसान होगा। यही कारण था कि जो बी नागरत्ना है उन्होंने यह कहा कि साहब इस चीज को मत करिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब बुधवार को यानी 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई और बची है हरीश साल्वे जी की तरफ से, जो कि एक तरह से समझिए कि उद्योगपतियों की तरफ से बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है, मान लीजिए कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्स जैसा तो मान सकते हो, एकिन टू टैक्स तो मान सकते हो कि टैक्स जैसा है, भाई देना तो पड़ रहा है ना भाई फैक्ट्री वाले को। आपने कहा रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, बोले नहीं सर इसको मिलता जुलता मान लो। और दूसरी बात, अगर हर राज्य अपने अपने स्तर की अलग अलग रॉयल्टी लगाएगा तो फिर इसका मतलब तो यह हो गया कि बहुत ज्यादा भावों में ऊंच नीच आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से 31 तारीख को एक जिरह होने वाली है और उस जिरह में यह कहा जाएगा कि आप एक इसकी अपर लेवल तय कर दो कि इतना % ही सेस लगाया जा सकता है। अब 31 तारीख को देखना होगा सुप्रीम कोर्ट उस विषय पर क्या बोलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का संज्ञान भी लिया है कि हां चले आओ, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब आपको ये पूरी विषय वस्तु समझ में आ गई कि रॉयल्टी की कहानी क्या है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर नहीं ये तो वाकई में गलत होने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार भले ही हार गई लेकिन हमारे देश के मिनरल्स महंगे हो जाएंगे, हमारे लिए महंगाई बढ़ेगी। तो हमारे लिए महंगाई बढ़ेगी सर, ये तो बेकार बात है। इसका कोई समर्थन कैसे कर सकता है कि केंद्र सरकार हार गई, इसमें सब लोग खुशी मना रहे हैं, जबकि उनको ही सस्ता की जगह महंगा देना पड़ेगा। देखिए खुशी इस बात की मनाई जा रही है कि राज्य सरकारों की स्वतंत्रता बची रह गई। केंद्र के द्वारा बनाया हुआ 1957 का एक कानून, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उस MMDRA एक्ट के चलते राज्य सरकारों की स्वायत्तता छिनी हुई थी, जो कि उन्हें संविधान में अनुसूची 7 के अंदर एंट्री नंबर 49 और 50 में लैंड यूज के ऊपर टैक्स लगाने के लिए मिली थी कि भाई आप टैक्स लगाइए। लेकिन वो उनसे छीन रहे हो आप। जब छीन रहे हो तो हमारे देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो इससे प्रभावित हो रही थी। अब फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो रही थी, ऐसी स्थिति में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत को यूनियन ऑफ स्टेट प्रूव करता है और यह कहता है कि हम राज्यों की स्वायत्तता की भी बात करते हैं। हमारे यहां पर राज्य भी जो सूची में लिखे हुए विषय हैं उन पर कानून बना सकते हैं। अब यह राज्यों के ऊपर है कि वो रॉयल्टी के ऊपर टैक्स लगाते हैं या नहीं लगाते। हमने उन्हें आजाद कर दिया कि आप टैक्स लगा सकते हो। अब किसी राज्य को खुद से यह लगता है कि मैंने 5% सेस लगा दिया तो कल को सेल तो उसकी खराब होगी, उसकी खराब होगी तो वो उसकी मर्जी की सेस लगाता है कि नहीं लगाता है। अगर उसको जरूरत पड़ रही है कि लगाना है तो लगा भाई, सेल तेरी खराब होगी, सेल खराब होगी तो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। जब कमाई नहीं होगी और कोई दूसरा राज्य बिना सेस के माल बेचेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म हो जाएगा ना। अच्छा है कि राज्य आपस में कंपटीशन करेंगे। तो बोले एक तरीके से इसको इस अंदाज में भी देखा जा सकता है। बोलिए क्या आपको यह समझ में आया? ऊपर से बाउंस तो नहीं कर गया? क्लियर हुआ? समझ में आ गया हो तो ठीक है भाई, मैंने अब आपको पूरा विषय वस्तु समझा दिया है, क्या हुआ कैसे हुआ है। कुछ लोग तो यहां तक लिख रहे हैं सर टॉपिक चेंज कर दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर से चला गया है। कोई बात नहीं, मैंने आपको सारी बात समझा दी है, बहुत आसान भाषा में समझा दी है। अनुसूचियों की बात समझाई है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात समझाई है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म समझाया है, फेडरल कैरेक्टर समझाया है। अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मस्त रहिए, कहिए कि ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं था। मैंने एक एक चीज समझा दी है और मामला बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है साहब।